अस्सलामुअलैकुम। ये उन दिनों की बात है जब कराची में शादी हॉल नए नए बने थे और घर के सामने शामियाना लगाकर शादी या कोई और तकरीब करने का रिवाज अभी कुली तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। लोग शादी हॉल को क्लब कहते थे और ऐसी शादी में शिरकत करना बाइसे फ़ख्र समझते थे, जिसका इन्नेकाद शामियाने की बजाय रोशनियों से जगमगाते शादी हॉल में हो। तो ऐसी ही एक शादी में हमारी फैमिली ने भी शिरकत की थी। वलीमे की दावत थी और 11 बजने से पहले सब खाना खाकर फारिग हो चुके थे, मगर ख़वातीन घर, बच्चों और शौहरों को भूलकर बातों में मशगूल थीं। मेरे बड़े बहनोई ने मुझे पास बुलाकर ऑर्डर दिया कि मैं ज़रा ख़वातीन के हिस्से में जाकर इनकी बेगम यानी सफ़िया बाजी को याद दहानी करवा दूं कि घर भी वापस जाना है। मैं ज़रा झिझकता हुआ ख़वातीन के पोर्शन की तरफ जाकर खड़ा हो गया। सफ़िया बाजी तो नज़र नहीं आई, अलबत्ता वो नज़र आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी और इसके बाल बहुत ही लंबे थे। मैं टिकटिकी बांधे इसे देखे जा रहा था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़कर हिलाया। मैं घबरा कर पलटा तो सफ़िया बाजी शोला बार निगाहों से मुझे घूर रही थीं। क्या हो रहा है ये? बाजी वो लड़की, न घबराहट में इतना ही कह सका। कौन सी लड़की? सफ़िया बाजी ने झटके से मेरा हाथ नीचे किया, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। तुम्हें कुछ अकल है? ऐसे बेवकूफ़ों की तरह किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहे हो? जाओ बाहर, मैं बस आ रही हूँ। शर्मिंदगी से पानी पानी होना किसे कहते हैं, ये मुझे उस दिन पता चला था। मैंने MA इकनॉमिक्स किया था और बैंक में नई नई नौकरी हुई थी। कुछ तो ज़माना भी आज जैसा नहीं था और कुछ में तबीयतन सादा मिजाज था। लिहाजा मोहल्ले, पड़ोस और ख़ानदान से यूनिवर्सिटी तक मैंने कभी किसी लड़की की तरफ ऐसी वैसी नज़रों से नहीं देखा था। उस रात तो अचानक उस पर नज़र पड़ गई तो इसका खूबसूरत चेहरा और रेशमी जुल्फ़ें जैसे मुझे कुछ लम्हों के लिए मैसूर कर गई थीं। इसके बाद तो ख्याल भी नहीं आया, मगर फिर तकरीबन 1.5-2 माह बाद एक शाम जब मैं बैंक से वापस आया तो घर वालों के चेहरे खुशी से धमक रहे थे। सफ़िया बाजी ने आगे बढ़कर गले लगाया तो मैंने हैरान होकर अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि सफ़िया बाजी ने सारी ज़िंदगी सिवाय डांट डपट के कभी प्यार से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि गले लगाना भी। मुबारक हो, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ईद के चांद शादी है इंशाल्लाह। एक तो अचानक शादी तय पाने की इतला और फिर सफ़िया बाजी का यूं खुशी से बेहाल होना, ये दोनों बातें मेरे लिए इस कदर अचंभे की थीं कि मैं कुछ बोल ही नहीं सका। हमने तुम्हारी शादी ताबिंदा से तय कर दी है। अरे भाई, वही लड़की जिसे देखकर तुम्हारे हवास गुम हो गए थे और तुम हमनको की तरह इसे देखते ही रह गए। इस मौके पर भी जो बकौल इनकी खुशी का था, इनके पास मेरे लिए अच्छे अल्फाज नहीं थे। हालांकि अब मैं कोई बच्चा नहीं था कि वो जब चाहे मुझे पल भर में बेइज्जत करते, मगर उम्र में वो काफ़ी बड़ी होने की वजह से अब तक मुझे बच्चा ही समझती थी, जो मुझे कभी कभी सख्त नागवार गुजरता था। लिहाजा उस वक्त भी मेरा मूड ख़राब हो गया और वैसे भी मुझे तो अब उस लड़की की शक्ल भी ठीक से याद नहीं आ रही थी कि मैं इससे अपनी शादी का सुनकर खुशी से पागल हो जाता। शादी की तैयारियां तो घर में हो ही रही थीं, मगर सबसे ज़्यादा जिस बात का चर्चा था वो ये कि शहाब की होने वाली दुल्हन बेइंतहा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की जिस अंदाज में मिसालें दी जाती थीं, होना तो ये चाहिए था कि मैं अपनी खुशनसीबी पर फूले ना समाता, मगर पता नहीं क्यों इस सारे मामले में मेरा रद्द अमल बड़ा नॉर्मल सा था। यानी कि शादी तो एक न एक दिन होना ही थी, तो अब अगर हो रही है और किसी खूबसूरत लड़की से हो रही है जिस पर एक नज़र डालकर मैं नज़रें हटाना ही भूल गया था, तो इसमें भला ऐसी कौन सी गैर मामूली बात थी। दरअसल ज़िंदगी के हर मामले पर मैं इसी तरह नॉर्मल ही रहा करता था, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिलने वाली नुमाया कामयाबियां हों या जिस मल्टीनेशनल अदारे में मुझे पूरा यकीन था कि बआसानी जॉब मिल जाएगी, वहाँ पर रिजेक्ट होना। ऐसे मामलात में ना मैं कभी ज़्यादा खुश हुआ और ना ही रंजीदा। शायद इसीलिए मेरे दोस्त मुझे ठोस कहते थे। मेरा एहसान सारी ज़िंदगी याद रखना। मैंने कैसे उसी रात ताबिंदा के बारे में मालूमात हासिल की और कैसे झटपट तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे मेरे कमरे के अंदर धकेलते हुए सफ़िया बाजी एहसान जताना नहीं भूली थी। एहसान तो वाकई उन्होंने मुझ पर किया था। ताबिंदा जैसा चकाचौंध कर देने वाला हुस्न कम कम ही नजर आता है, और फिर इसकी शर्मीले अदाएं। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं वाक़ईतन खुश नसीब हूँ। शक्ल सूरत और कदो कामत में भी मैं किसी से कम ना था। तालीम और माशी हैसियत भी लाखों से अच्छी थी और अब नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए अल्लाह ने ऐसा हमसफ़र अता कर दिया था
जिसे देखकर और जिससे मिलकर अपनाने की चाह हर दिन में जाग सकती थी। और मुझे तो वो बिन मांगे ही मिल गई थी। तो मुझे बजाय तौर पर अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए था, मगर ये सब सोचते वक्त मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि अपने आप पर रश्क और आने वाली जिंदगी के बारे में खुशगुमानी बस चंद घंटों के लिए ही थी। फिर इसके बाद एक मुस्तकिल बेकुली मेरा नसीब बनने वाली थी। इन दिनों महंगे महंगे पार्लर्स में दुल्हनें नहीं सजाई जाती थीं, बस घर की खवातीन मिलजुल कर दुल्हन को अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक संवार देती थीं। ताबिंदा का हुस्न तो बगैर किसी संघार के इस कदर मुकम्मल था कि मज़ीद किसी मसनूई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और वलीमे की दुल्हन के लिए तो यूँ भी कहा जाता है कि इस पर अलग ही निखार होता है। आतिशी रंग में वो हकीकतन अनार की नाजुक कली लग रही थी। मैं अपनी आदत और मिजाज के खिलाफ बहुत खुश था और मेहमानों की तौसीफी नज़रों और तारीफ़ी जुमलों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे शोला सा लपका हो। क्या हाल है दामाद जी? नरम गरम हाथ से मेरे गाल पर चुटकी लेकर पूछा गया। इस इंतहा से ज़्यादा बड़ी हुई बेतकल्लुफ़ी पर मैंने सकपटाकर मुखातिब की तरफ देखा। उसकी आंखों में मायनी खेज सी शरारत थी। वो खातून थोड़ा सा मेरी तरफ झुकी हुई थी। इनके लिबास से उठती दिलफरेब महक और बेतकल्लुफ़ी का अंदाज बुखलाते हुए ताबिंदा की तरफ देखा। बड़ी भाभी हैं, इसने धीरे से तारुफ करवाया। तब तक वो मेरे बराबर में बैठ चुकी थीं। 3 सीटर सोफे पर 3 आदमी बैठ तो जाते हैं, मगर ज़रा मुश्किल से, या फिर मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है, डर गए? हंसी के साथ सवाल किया गया। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अब ज़रा गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा, जो बहुत खूबसूरत ना होने के बावजूद एक ऐसी कशिश लिए हुए था कि पहली नज़र के बाद दूसरी बार देखने की ख्वाहिश बेचैन कर दे। गंदुमी रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक ख़ास चमक थी, वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे हाथ साथ लगी बैठी थीं। कभी ताबिंदा के कान में कोई सरगोशी करती और कभी मेहमानों पर तबसरा करती। वो मुझे अजीब सी बेचैन कर देने वाली कैफियत में मुब्तला कर रही थीं। और कुछ देर बाद जब वो उठकर चली गईं, तब भी मेरी नज़रें मुसलसल इस सहर अंगेज सरापे का पीछा करती रहीं। थोड़ी ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया कि सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ कई और भी थे जो इसकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार थे। उधेड़ उम्र मर्द, नौउम्र मर्द लड़के बार बार खवातीन के हिस्से में आकर सिर्फ उसी से ही बात करते, और वो कभी संजीदगी के साथ और कभी हंस हंस कर इस अंदाज में जवाब देती जैसे इसे अपनी अहमियत का बाखूबी अदराक हो। मैंने सुन रखा था कि बाज़ औरतें अच्छे भले मर्दों की अकल को ख़त्म कर देने की सलाहियत रखती हैं। अपनी शादी के अगले ही दिन अपनी नई नवेली और हसीन तरीन दुल्हन के पहलू में बैठकर जिस तरह मेरी नज़रें इसका ताक़ुब में भटक रही थीं, इससे मुझे इस सुनी सुनाई बातों की हकीकत का अंदाज़ा बड़ी शिद्दत से हो रहा था। वाकई मेरी अकल ख़त्म हो गई थी कि ज़िंदगी के इन ख़ास लम्हों में जब पूरी महफिल की तवज्जो मेरी जानिब थी, मैं सारे माहौल से बेगाना होकर एक ऐसी औरत के लिए जो ना सिर्फ उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी, बल्कि मेरी बीवी के बड़े भाई की बीवी होने की हैसियत से मेरे लिए वाजिबुल एहतराम भी थी, यूं बेकरार होए जा रहा था, मगर मुझे किसी बात का एहसास ना हो रहा था। मेरा सारा वजूद आंख बंद कर इस पुरकशिश सरापे को अपने अंदर समो लेने के लिए बेकरार हुआ जा रहा था। शादी की हंगामे सर पड़ गए। रिश्तेदारों के घरों में होने वाली दावतें भी ख़त्म हो गईं। ताबिंदा का साथ हर लिहाज से खुशकुन था, मगर एक खलिश थी जो सब कुछ होते हुए भी हर वक्त बेचैन रखती थी। और ये बेचैनी उस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच जाती जब मैं ताबिंदा के साथ इसके घर जाता। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, लिहाजा मुझे ससुराल में भरपूर पेजराई मिलती, और ख़ास तौर से दामाजी दामाजी कहकर जब इसकी बड़ी भाभी अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कोई चीज़ बढ़ाती तो मेरा दिल चाहता कि मैं इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लूं। ये ख्याल ही मेरे वजूद में एक सनसनी सा फैला देता, मगर दूसरे ही पल मैं अपने आप को नफ़ी करता। आखिर ऐसा क्या था ज़मीना में कि जिसके लिए अपने घर का माहौल और इस घर से मिलने वाली तरबियत और अखलाकियात के सारे सबक भूलने लगा था। मगर वो जो कहते हैं ना कि जैसे ताली एक हाथ से नहीं बचती, इसी तरह आंख मचोली भी अकेले खेलने का खेल नहीं। तो जो खेल मेरी शादी के अगले रोज़ अनगिनत मेहमानों और नई नवेली दुल्हन की मौजूदगी में शुरू हुआ था, इसमें मैं अकेला नहीं था। इसकी आंखें, इसकी मुस्कुराहटें, इसका बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ थपथपाकर बात करना,
मुझे एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था कि वो भी मुझसे इसी अंदाज से दिलचस्पी ले रही है। ताबिंदा जब भी मैके जाने के लिए कहती मैं फ़ौरन तैयार हो जाता। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होता था और आने जाने के लिए मिलने वाली ये आज़ादी शायद ताबिंदा की खुशी के लिए बहुत काफ़ी थी। वो यूं भी बहुत घरेलू सी औरत थी। ना इसे अपनी बेतहाशा खूबसूरती का एहसास था और ना ही मेरी तरफ से तवज्जो की कमी का गिला। वो तो बस इसी बात को अपनी खुशनसीबी समझती थी कि इसे मुझ जैसा खुश शक्ल शोहर मिला है। ससुराल में सब इसके गर्विदा थे और मेरी अच्छी आमदनी की वजह से इसकी ख्वाहिशात की तकमील भी बगैर किसी रुकावट के हो जाती थी। एक ताबिंदा ही नहीं, इसके घर में भी सभी बहुत सादा तबीयत के थे सिवाय इसकी बड़ी भाभी के। ताबिंदा के सब घर वाले मुझसे ऐसी मोहब्बत करते कि कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाता, मगर इस दिल का क्या करता जो एक बिल्कुल गलत वक्त पर बिल्कुल गलत जगह आकर मेरे इख्तियार से बाहर हो गया था। इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, चाहे वो बेवफाई हो बेईमानी हो, इसके लिए इसके पास हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है। मगर हजार बार सोचने के बावजूद मुझे कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिल सका जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी इज्जत और आने वाली जिंदगी की खुशियां दांव पर लगाने के लिए बेताबला हुआ जा रहा था। बेशक वो एक पुरकशिश औरत थी, मगर इससे पहले भी बहुत सी पुरकशिश औरतें देखी हैं। ऐसा तो नहीं था कि मैं इससे पहले आंखें बंद करके जी रहा था, मगर शायद वो औरतें समीना की तरह बेतकल्लुफी और खुद एतमादी का मुजाहिरा नहीं करती थीं। शायद यही एक खूबी थी जो मुझे मकनातीस की तरह इसकी तरफ खींच रही थी। कभी एक सवाल मेरे ज़हन में उभरता तो कभी दूसरा। मैं ये भी सोचता कि आखिर वो क्यों एक घर बार वाली औरत होकर मुझे इस अंदाज से चैलेंज कर रही थी, जैसे मुझे हराकर इसे अपनी ज़ात के हवाले से किसी यकीन दिहाने का एहसास मिलने वाला हो, या फिर वलीमे वाली मुलाकात के रद्द अमल की वजह से वो मुझे किसी आजमाइश में डालना चाह रही थी कि मैं इस खेल में कहाँ तक जा सकता हूँ। पहले दिन ही इसे देखने के बाद मेरे चेहरे के जो तासुरात हुए होंगे वो कोई और समझे न समझे, एक औरत होने की हैसियत से वो तो जान ही गई होगी, और शायद मेरी इस कैफियत से लुत्फानंदोज होने के लिए वो मुझे मज़ीद आजमाइशों में डाल रही थी, या शायद मेरी सोच की डोर रेशम की तरह उलझती ही जा रही थी। सफ़िया बाजी ने जब मुझे ताबिंदा की माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो मेरा दिल चाहा कि मैं खुशी से नाचने लगूं। ताबिंदा के नाजुक से वजूद की वजह से डॉक्टर्स ने इसे बहुत ज़्यादा चलने फिरने और काम काज करने से मना किया था। मैं वक्ती तौर पर सब कुछ भुलाकर इसकी नाज बर्दारियों में लग गया। वैसे भी डॉक्टर की हदायत की वजह से ताबिंदा ने घर से निकलना तकरीबन बंद ही कर दिया था और कई दिनों से समीना से सामना न होने की वजह से मैं इसे भूला हुआ था। मगर जैसा कि आम तौर पर होता है कि बड़ी से बड़ी खुशी बहुत कम अरसे में एक आम सी बात बन जाती है, लिहाजा ये खुशखबरी भी मेरे लिए चंद ही दिनों में एक मामूल का वाक़या बनकर रह गई और मैं दोबारा उस पल फरेब रिश्ते पर चल पड़ा जहां वक्त और सफ़र दोनों ख़त्म हो जाते हैं मगर मंजिल का निशान नहीं मिलता। ताबिंदा का मैके जाना बहुत कम हो गया था, मगर बड़ी भावज होने के नाते समीना खुद अक्सर इसकी खबर गिरी के लिए आने लगी थी। इसकी शौक चुलबुली अदाएं शायद अम्मा को इतनी पसंद नहीं थीं, मगर सफ़िया बाजी तो इसकी गिरविदा होकर रह गई थीं। सफ़िया बाजी इसको बहुत खुश मिजाज समझती थी। उस रोज़ समीना ने मुझे हस्बे आदत दामाद जी कहकर मुखातिब किया तो न जाने क्यों मैं चिड़सा गया। ये आप मुझे हमेशा दामाद जी क्यों कहती रहती हैं? मेरा नाम शहाब है, मैंने खासी नागवारी से कहा तो वो अपने लबों पर मायने खेज सी मुस्कुराहट लाकर बोली, ऐसे नाजुक रिश्तों में हरदम याद दहानी करवाते रहना चाहिए, वरना क्या होगा? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। वरना तो इंसान भटक भी सकता है, इसने पलके झपकाए आराम से जवाब दिया। और अगर इंसान पहले ही भटक चुका हो? मैं न जाने इससे क्या सुनना चाह रहा था, तो हमें भटके हुओं को सीधे रास्ते पर लाना भी आता है। अब की बार इसकी हंसी मुझे अंदर तक जला गई और मैं बेबसी से पहलू बदल कर रह गया। कुछ कहने और कुछ सुनने की बढ़ती हुई ख्वाहिश मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बेसकून कर चुकी थी, मगर बहुत चाहने के बावजूद झिझक के साथ मेरा अंदर कोई खौफ सा था जो मुझे समीना से खोलकर कुछ कहने से रोके हुए था। मैं अपनी इस कम हिम्मती पर हजार बार खुद को मुलामत करता, मगर फिर भी इजहार का हौसला नहीं कर पाता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। बाहर की खूबसूरत सुबह ने मुझे फूल सी बेटी का बाप बना दिया। गुलाबी गालों और सियाह लच्छेदार बालों वाली गुड़िया जब बेटी पहली बार मेरी गोद में आई तो खुशी और मोहब्बत के जज्बे से मैं मगलूब होकर रह गया। कुछ बोले बिना इसकी मनमोहिनी सूरत को तकता रहा। हस्बे आदत समीना की आवाज़ उभरी,
बड़ा फख्र हो रहा होगा दामाद जी, वो मेरे कंधे पर झुकते हुए बोली। मैंने इसकी बात का जवाब देने की बजाय ताबिंदा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जर्दियां फैली हुई थीं और आंखों के गोशे नरम हो रहे थे। मैंने आहिस्तगी के साथ बेटी को झूले में लिटा दिया और ताबिंदा का हाथ अपने हाथों में ले लिया, मगर इसने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने हैरान होकर समीना की तरफ देखा तो वो हस्बे आदत मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हस्बे दस्तूर ताबिंदा को अपने मैके जाना था, मगर इसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने ही घर आए। हालांकि इसकी अम्मी ने बहुत जोर दिया, मगर वो किसी तरह राजी होने को तैयार नहीं थी। असल में दामाद जी से दूर रहना मुश्किल भी तो बहुत है, समीना ने हंसते हुए कहा। ताबिंदा ने पलटकर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ मुश्किल तो बहुत है। नन्ही मुन्नी फायजा को गोद में लिए जब ताबिंदा घर में दाखिल हुई तो एक अनजाने एहसास से मेरी आंखें भर आईं। सफिया बाजी ने आगे बढ़कर गले लगाया। मुबारक हो, बाप बन गए हो। जी हाँ, अब आप ही जरा मेरी इज्जत का ख्याल कर लिया करें, सफिया बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी इज्जत का ख्याल तो इंसान को खुद रखना पड़ता है, ताबिंदा ने एक बार धीमी आवाज में फिर से कहा। तो मैं जो सफिया बाजी से मुखातिब था चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि आज इसने दूसरी बार ऐसी जुमाइनी सी बात की थी। वो फायजा को बेड पर लिटाकर खुद टेक लगाकर बैठ चुकी थी। इसके चेहरे पर बदस्तूर जरती थी। सफिया बाजी बाहर चली गई तो मैंने सवालिया नजरों से ताबिंदा की तरफ देखा। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अब आप एक बेटी के बाप बन गए हैं। आपको अपने हर रवैये में मोहतात होना पड़ेगा। लोगों से इनके रिश्तों के मुताबिक मिलना जुलना होगा। दुनिया की नजरें बहुत गहरी तक होती हैं। ऐसा ना हो कि जिंदगी की किसी मोड़ पर आपको अपनी बेटी के सामने शर्मसार होना पड़े। वो नजरें नीचे किए बड़े धीमे अंदाज में बोलती जा रही थी और मेरा पूरा वजूद किसी ऐसे एहसास की तरह जकड़ रहा था जो किसी अनाड़ी के हाथ लग गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां खड़ा रहूं या फौरी तौर पर वहां से हट जाऊं, मगर मैं जाता भी तो कैसे, क्योंकि मेरे कदम तो वहीं जम के रह गए थे। ताबिंदा अपनी बात कहकर अब दूसरी तरफ मुंह किए लेटी थी और मैं सोच रहा था कि मेरी अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए थे। मैंने ये भी ना सोचा कि इन मामलात में औरतों की हिस्स किस कदर तेज होती है। अगर समीना को मेरी बेलगाम नजरों का अंदाजा हो गया था तो ताबिंदा भी इन मायने खेज जुमलों को और चोर नजरों के राज से कैसे अनजान रह सकती थी। शर्मिंदगी, नदामत और कहीं छुप जाने की ख्वाहिश लिए मैं बामुश्किल कमरे से बाहर निकला और घर के करीबी पार्क का रुख किया, जहां तन्हाई में बैठकर मुझे अपनी आइंदा जिंदगी के लिए ना सिर्फ कोई लाइला अमल तय करना था बल्कि अपने आप से कई अहद भी लेने थे। फायजा के होने के बाद 1.5 साल बाद आरफा और फिर 2 साल बाद वहाब की पैदाइश के बाद हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। मैंने अपनी सारी तवज्जो पैसा कमाने और ताबिंदा ने बच्चों की तरबियत में लगा दी। ताबिंदा ने मैके जाना बहुत कम कर दिया था और मैंने तो तकरीबन छोड़ ही दिया था। किसी खास मौके पर अगर जाना पड़ता तो मैं कोई ना कोई बहाना करके थोड़ी देर में वापस आ जाता। पता नहीं क्यों कि महज मेरा ख्याल था या हकीकत कि कोई मुझे रुकने के लिए इसरार भी नहीं करता था। जो भी हो, मेरा सामना समीना से बहुत ही कम होता और वो भी मुझसे मुखातिब होने की कोशिश नहीं करती थी। इसकी वजह भी यकीनन मेरा सर्द रवैया ही था। वो पहले की तरह खनकदार कहका लगाती और सबसे छेड़छाड़ करती। दिलकश सरापे वाली समीना ही थी, मगर मेरी नज़रों में अब फर्ज के पहरे लग चुके थे। कभी कभी दिल में एक कसक सी जागती, एक बेकरारी सी सिरायत लेती, मगर ये ख्याल नफ्स के घोड़े को लगाम दे ये रखता। ताबिंदा ने एक बार के बाद फिर कभी अपनी किसी बात में कोई ऐसा इशारा नहीं दिया था कि जो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी और मेरे घर और बच्चों को पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही थी। हमारी जिंदगी बड़ी पुरसकून अंदाज में गुजर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि इस सुकून भरी जिंदगी में कोई हलचल पैदा हो। वक्त यूं ही गुजरता गया। 3 बच्चों की शादी हो गई। 2 बेटियां और बेटा अपने घर में खुशो-खुरम और आबाद हैं। तो अब मैं 60 साल की उम्र में जब मेरे पास बहुत सा फारिग वक्त है तो सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ होते हुए भी एक खलिश से रह जाती है। समीना आज भी मेरे लिए एक सवाल ही है। हो सकता है कि मैंने इसको समझने में कोई गलती की हो सकता है वो महज एक खुश मिजाज औरत हो, या फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई कमी हो जिससे वो अपने कहकों के पर्दे में छुपाए रखना चाहती हो।
जब कभी इसका ख्याल आता है तो कभी एक कसक सी महसूस करता हूँ और कभी अपनी ही ज़ात से शर्मिंदा हो जाता हूँ। बहरहाल जो भी था, लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि बाज़ औरतें अच्छे भले मर्दों की अक्ल खप्त कर देती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।